हाँ जी, तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्टर्स। आज से पहले के लेक्चर्स में कई बार हमने ये वर्ड सुना होगा डायरेक्टर्स फॉर श्योर। ठीक बात बोल रही हूँ या नहीं? हाँ जी मैम, डायरेक्टर्स के बारे में बहुत बात की है, डायरेक्टर की ये ड्यूटी है, डायरेक्टर की वो ड्यूटी है। तो आज हम सोलली डिस्कस करते हैं डायरेक्टर्स, राइट? बट डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द प्रोविजन, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगी कि ये कंपनी है हमारी। आफ्टर ऑल हमको ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है? एक तो बहुत ही लेंदी है, प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये समझे कि क्यों ये चैप्टर बनाया गया, क्यों इतने सारे नंबर ऑफ पेजेस हमको पढ़ने पड़ेंगे। नो द रीजन बी, कंपनी की अगर मैं बात करूं, सिर्फ कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं? बिल्कुल ठीक है। अभी मुझे बताइए, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है या नेचुरल पर्सन है? बताइए मुझे, आर्टिफिशियल या नेचुरल? मैम बट ऑब्वियसली कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, ये हम समझते हैं, हम कंपनी का बेसिक बहुत सारा कर चुके हैं, हम जानते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, ये भी बात हम समझते हैं, ठीक है ना? कंपनी इज हैविंग अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। कहां से पूछा हमने ये? सैलोमन वर्सेस सैलोमन केस लॉ से हम ये सीख के आए हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा। आर्टिफिशियल पर्सन कैसे मैनेज कर पाएगा, राइट? तो कंपनी को मैनेज करने के लिए वी नीड नेचुरल पर्संस, हमको ह्यूमंस की जरूरत है कंपनी मैनेज करने के लिए। अच्छा, अभी मुझे बताओ कि ये कंपनी में पैसा कौन लगाता है? भाई कोई भी कंपनी तो क्या है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अल्टीमेटली कैपिटल चाहिए होगी, ठीक है ना? तो इस कंपनी में कैपिटल किसने लगाई है बताइए मुझे? उस पर्सन को हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। तो इस कंपनी में पैसा किसने लगाया है? कंपनी में बेसिकली अगर मैं ऐसे लिखूं, कैपिटल या फंड्स अगर मैं लिखूं तो वो किसके हैं? वो हमारे इस पर्सन के हैं जिसका नाम है शेयर होल्डर या फिर मेंबर। ऑल्दो शेयर होल्डर मेंबर हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट बहुत फाइन लाइन डिफरेंस है दोनों में, जो हम मेंबरशिप इन कंपनी में डिस्कस कर चुके हैं। तो एज ऑफ नाउ मैं इनमें डिफरेंस नहीं कर रही हूँ, हर जगह टर्म में इंटरचेंजेबली यूज करूंगी शेयर होल्डर या मेंबर्स। तो प्रेजेंटली कंपनी में पैसा लगाया शेयर होल्डर या मेंबर ने। अब मुझे बताओ, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या होता है? बताओ मुझे। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये होता है कि जिसने पैसा लगाया है दैट पर्सन विल मैनेज द अफेयर्स। करेक्ट बात है कि नहीं? सोल प्रोप्राइटर मान लीजिए अपने पापा का है, उनकी कैपिटल लगी है तो मैनेज भी वही कर रहे हैं। बट अगर यहाँ पे ये चीज करने जाएं कि शेयर होल्डर का पैसा लगा है कंपनी में, तो शेयर होल्डर को राइट दे दे कि भैया तुम डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी मैनेज करो, डू यू थिंक विल इट बी फीजिबल? बताइए मुझे। मैम ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कंपनी के लैक्स ऑफ शेयर होल्डर होते हैं, अगर हर किसी को मैनेजमेंट का राइट दे दिया जाए तो इट विल बी अ टोटल मिस। इसीलिए हम एक और फीचर पढ़ते हैं, ऑल्दो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर में नहीं आता, बट स्टिल सिखाया जाता है, सेपरेट मैनेजमेंट। मतलब कंपनी में कैपिटल किसी और की होगी, दे विल बी ओनर्स, शेयर होल्डर को टेक्निकली ओनर्स कहा जाएगा, बट मैनेजमेंट की जब बात आती है तो इनको मैनेज करेंगे डायरेक्टर्स, ठीक है? कंपनी को मैनेज कौन करता है? डायरेक्टर्स। कंपनी इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैम अभी डायरेक्टर कहा था, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपने तो अपना फटाफट चेंज कर लिया। डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिफरेंस होता है, समझेंगे। पहले ये देखो, सारे शेयर होल्डर को मैनेजमेंट का राइट हमने नहीं दिया, इन शेयर होल्डर और मेंबर्स में से ही सब कुछ बन जाएंगे डायरेक्टर, सम मे बी डायरेक्टर्स। प्रिसाइसली अगर लिखे सम ऑफ देम मे बी, ठीक है? शेयर होल्डर और मेंबर्स में से ही कुछ लोग बन जाएंगे डायरेक्टर्स। और यहां से क्या होगा, जब मैं लिखती हूँ मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या डिफरेंस है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डायरेक्टर में, वो हम आज सीखने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिविजुअली एक पर्सन को हम बोलते हैं, एक इंडिविजुअल को हम बोलते हैं डायरेक्टर,
और कलेक्टिवली डायरेक्टर्स को बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स डायरेक्टर है, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन है, उसको डायरेक्टर बोलेंगे। अभी XYZ 3 डायरेक्टर है, उनको XYZ को एक साथ बुलाना है तो क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो कलेक्टिवली डायरेक्टर्स को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बात समझ में आई? इंडिविजुअली वी कॉल देम डायरेक्टर्स और कलेक्टिवली डायरेक्टर्स को कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये वो पर्सन है जो अल्टीमेटली डे टू डे लाइफ के क्या करेंगे, कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करेंगे। अब कंपनी का जो भी डिसीजन होगा, हम बोलेंगे नाम लिया जाता है कंपनी ने किया, बट अल्टीमेटली कौन, किसके पास सुप्रीम पावर है मैनेजमेंट की, बताइए मुझे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सुप्रीम पावर होती है कंपनी को मैनेज करने की। दैट मीन्स कंपनी अच्छा करे या कंपनी बुरा करे, रीजन क्या होगा, डायरेक्टर्स। तो इसीलिए हमारे लिए डायरेक्टर बहुत ही क्रूशियल पर्सन हो गया। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी XYZ पर्सन को आप डायरेक्टर बना लोगे। देयर आर सर्टेन क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस स्पेसिफाइड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फिर सारी चीजें देखनी होंगी कि भाई रेसिडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए, विमेन डायरेक्टर के बारे में अलग बात है, फिर कैटेगरी डायरेक्टर्स की अलग अलग होती है, ऑल्टरनेट, कैजुअल वैकेंसी, बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी है। बट एक बेसिक आइडिया हमने ले लिया कि डायरेक्टर आया कहाँ से। बहुत सिंपल सी बात है, लास्ट में समराइज कर रही हूँ। कंपनी बीइंग अ आर्टिफिशियल पर्सन, वी नीड नेचुरल पर्सन्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। नेचुरल पर्सन में पहला हमको दिखता है शेयर होल्डर या मेंबर, बट देन सबको अगर मैनेजमेंट का राइट दे दिया बहुत दिक्कत होने वाली है। दैट इज हमने बोला कि ठीक है जी, ओनर तो आप हैं बट मैनेज हम कराएंगे डायरेक्टर्स के थ्रू। इसमें से कुछ डायरेक्टर बन जाते हैं, कलेक्टिवली डायरेक्टर को वी कॉल देम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ना एक बच्चा सवाल पूछता है, मैम सम ऑफ देम ही क्यों लिखा है, सारे के सारे मेंबर्स डायरेक्टर क्यों नहीं बनते हैं? भाई बहुत सिंपल सी बात है, सारे के सारे इन द सेंस कि अगर 1 लाख मेंबर हैं तो 1 लाख डायरेक्टर तो नहीं हो सकते, उनमें से ही कुछ होंगे ना। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जो शेयर होल्डर और मेंबर्स हैं डायरेक्टर्स इनमें से ही हो, कुछ पर्संस बाहर के भी हो सकते हैं। वी कॉल देम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको बाद में देखेंगे। इसीलिए अभी मैं आपको फिर से लिख दूं, मैंने सम ऑफ देम लिखा है तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आई मीन इट कि इसमें से कुछ लोग डायरेक्टर्स हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि डायरेक्टर्स इसमें से ही होंगे, कुछ लोग बाहर के भी हो सकते हैं। हम बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर क्लैरिटी आ जाएगी उस चीज में। इतना समझ आया तो इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डायरेक्टर से रिलेटेड प्रोविजन। नोट करिए इस पोर्शन को। चलिए, इतनी चीज में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए मुझे। बहुत ही बेसिक सिंपल बैकग्राउंड है। ऑल्दो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते थे डायरेक्टर की डेफिनेशन, बट ये नहीं समझ में आता व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डायरेक्टर, ये पर्सन आया कहाँ से, बस चैप्टर बना दिया है, पढ़ना है। दिस शुड नॉट बी इन द वे ऑफ रीडिंग, ठीक है ना, आपको पूरा प्रोसेस से समझना चाहिए कि क्यों पर्सन आया। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, ठीक है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में जो भी हमारे मेन ऑब्जेक्ट, अल्टीमेटली उनको अचीव करने के लिए कौन पर्सन्स होंगे रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टर्स। अच्छा, अभी बात करते हैं डेफिनेशन की, ठीक है। डेफिनेशन कहाँ दी होती है, बट ऑब्वियसली सेक्शन नंबर 2। नाउ वेरी क्लियरली मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टर की प्रिसाइसली, डायरेक्टर मीन्स ऐसा नहीं गिवन है, बहुत ही रियल डेफिनेशन आज सच नहीं दी हुई है, बस एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दे दिया इन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 34। ध्यान रखिएगा, उसको क्लॉज पढ़ेंगे, सबसेक्शन नहीं पढ़ेंगे। रीजन मीन जो डेफिनेशन के आगे ब्रैकेट में लिखा होता है उसको हमेशा क्लॉज पढ़ा जाता है, ना कि सबसेक्शन। तो सेक्शन 2 क्लॉज 34 बताता है डायरेक्टर कौन है। इट मीन्स अ पर्सन, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी, जो भी बोर्ड में अपॉइंटेड है उसको हम डायरेक्टर बोलेंगे। अब बोर्ड क्या होता है, वही बात जो मैंने आपको बताई। बोर्ड क्या है, बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स, यानी बहुत सिंपल, हमने बोला डायरेक्टर कौन, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट किया। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब कलेक्टिवली डायरेक्टर्स को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इज इट वेरी क्लियर? बहुत सिंपल सीधी बात है, डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, हमारे समझने के लिए डायरेक्टर इज द पर्सन हु मैनेज डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इज दिस ओके? इतनी बात क्लियर है? तो धीरे धीरे छोटी छोटी बारीकियां समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर की, कैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है, कैसे उनका रेजिग्नेशन होता है, वो सारी बातें करेंगे। बट पहले कुछ नंबर्स में खेल लेते हैं, बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुझे बताइए, इसको रब कर दूं,
ना यहाँ पे अगला सवाल आता है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अब मुझे बताइए, व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो क्या हर कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स सेम होनी चाहिए? बताइए मुझे, एवरी कंपनी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स सेम होंगी क्या? नहीं। अब बहुत ही सिंपल सी बात, कंपनी को ही पहले हम डिवाइड कर लें। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज हम सब पढ़ के आए हैं ना, बिल्कुल। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी में ऑल्दो हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन समझे थे, कंट्रोल के बेसिस पे, होल्डिंग के बेसिस पे, सारी चीजें हमने की थी, ठीक है ना। प्लस कुछ नए कॉन्सेप्ट भी हमारे पास आ गए हैं, स्मॉल कंपनी जैसे कि। बट देन इम्पोर्टेंट जो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन था वो कौन सा था? 3। कंपनी को हमने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया। याद आता है कुछ? मैम नया पढ़ते हैं तो पुराना कहाँ याद रहेगा, ऐसा नहीं है। कंपनी लॉ में ये नहीं चलेगा कि आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एकदम सेपरेट चैप्टर है, पुराने से रिलेशन नहीं है। इट्स नॉट लाइक मैथमेटिक्स, ठीक है ना। आज जो चैप्टर पढ़ा जा रहा है पीछे से कोई रिलेशन नहीं है, आज की क्लास अटेंड कर लीजिए समझ आएगा, ऐसा नहीं होगा। जब हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो मैं हमेशा रेफरेंस दूंगी पुराने टॉपिक्स का। थ्योरी सब्जेक्ट्स के साथ यही होता है। तो आज जब मैं बात कर रही हूँ डायरेक्टर्स की, हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसमें सबसे पहले हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारी कंपनी कितने टाइप की हो सकती है। कंपनी कितने टाइप की होगी क्लासिफिकेशन में देखना पड़ेगा। तो पुरानी चैप्टर्स भी अच्छे से आपको आने चाहिए। नॉट नेसेसरी कि प्रोविजन याद हो, बट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ओके, कंपनी में हमने देखा था कि हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया था, दैट इज 1% कंपनी। देन हमारे पास आती है प्राइवेट कंपनी, फिर आती है पब्लिक कंपनी। ठीक है जी, कोई दिक्कत? 3 टाइप की कंपनी है, तो तीनों में डायरेक्टर्स के नंबर भी अलग अलग स्पेसिफाइड है। मिनिमम की बात कर रही हूँ, मैक्सिमम की नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मिनिमम डायरेक्टर्स के लिए क्या लिखा हुआ है ना। 1% कंपनी में मुझे बताइए, जो एक ही पर्सन मेंबर होता है वही डायरेक्टर बन जाता है। वेरी सिंपल। तो 1% कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर इज 1, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन इस चीज में? बहुत ही सिंपल है। कंपनी हमने देख लिया कितने टाइप की है, मिनिमम डायरेक्टर्स की बात कर ली। तो मिनिमम डायरेक्टर्स हर कंपनी में अलग अलग स्पेसिफाइड हैं। बट बात करते हैं जब मैक्सिमम की, तो क्या मैक्सिमम के लिए भी अलग अलग लिमिट है? मैम लॉजिकली तो होनी चाहिए। रीजन मीन जब मिनिमम के लिए अलग अलग है तो मैक्सिमम के लिए भी अलग अलग लिमिट होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम के लिए अलग अलग लिमिट नहीं है। फॉर ऑल द कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शुड नॉट एक्सीड 50। यानी एटमैक्स एक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? 15। बात समझ में आई? अ कंपनी कैन अपॉइंट मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। तो मैक्सिमम के लिए मैं अलग अलग, सबके लिए 15, ठीक है, अलग अलग नहीं है। चाहे तो ऐसे लिख लें, चाहे तीनों को क्लब करके लिख लीजिए 15। कोई कंफ्यूजन ना? क्लास का एक स्टूडेंट, एक बैच में ऐसा हुआ, क्लास का एक स्टूडेंट मेरी क्लास करके गया, मैंने यहाँ पे सिखाया मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हैं। बाद में ही कम थ्रू बेसिकली सम पेपर्स जहाँ पे लिखा हुआ था कि वहाँ पे 17 डायरेक्टर्स है। आके मेरे से फीस रिफंड बाकी बात करने लगा, मैडम आपने गलत पढ़ाया है, आपने बोला था क्लास में 15 डायरेक्टर्स, ठीक है, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, बट इस कंपनी में तो 17 डायरेक्टर्स हैं, गड़बड़ है मैडम, आपने ठीक नहीं पढ़ाया, आई एम नॉट सैटिस्फाइड। तो मैंने उसको बोला कि बच्चे आगे की बात तो सुनो, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, राइट। आप यहाँ से रट्टाफिकेशन करके जाओ 15 15 15, नहीं चलेगा। आप पूरी बात सुनो। नॉर्मल कोर्स में मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? 50। नॉर्मल कोर्स का मतलब कुछ स्पेशल भी होता है क्या? बिल्कुल। एक स्पेशल केस में आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो। कैसे? आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लो, ठीक है ना। अ कंपनी कैन अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स, देखो उसको हाईलाइट किया हुआ है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर वाया स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑब्वियसली बड़ा चीज है ये, दैट इज व्हाई स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर होगा। तो मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15 होते हैं। हाउएवर अ कंपनी कैन अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो इसी के नीचे यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है, बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं राइट हैंड साइड में लिख रही हूँ। इज दिस ओके? इसी के नीचे आपको एक लाइन लिखनी है। ये लाइन जो मैं लिखवाऊंगी ये तीनों के लिए एप्लीकेबल होगी, तो आप प्लीज साइड में, मैं नीचे साइड में लिख रही हूँ, आप नीचे लिखिएगा। हाउएवर a company can appoint
more than 15 directors by passing a special resolution। ठीक है जी, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू आप 15 से ज्यादा अपॉइंट कर सकते हो। इज दिस ओके? कोई दिक्कत? अब देखो, अब बेयर एक्ट उठाओगे ना तो बेयर एक्ट इतनी सी बात लिख के जो है फिनिश हो जाएगा, बट इसके आगे का जो इंटरप्रिटेशन है वो हमको समझना पड़ता है। समटाइम्स जो नहीं लिखा है, व्हाट इज नॉट रिटन इज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखो इतनी सी बात लिखी है, नोट्स में भी इतनी सी बात लिखी है एंड डायरेक्ट में भी इतनी सी बात लिखी है, बट हम जब क्लास करने आए हैं तो हमको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। वो क्या है, क्या लिखा हुआ है वहां पे, एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है? देखो यहाँ पे कहीं आर्टिकल्स को अमेंड करने की बात करी है क्या? आर्टिकल्स को अमेंड करने की बात करी है क्या? नहीं करी। बट जो नहीं लिखा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको ये समझ आना चाहिए। जब मैं बोलती हूँ कि कंपनी कैन अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स वाया स्पेशल रेजोल्यूशन, दैट सिंपली मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, आप कोई भी डिसीजन ऐसे थोड़ी ना ले सकते हो। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा लिया वो बात ठीक है, बट इट इज इम्प्लाइड कि यहाँ पे आपके आर्टिकल्स को भी अमेंड करना पड़ेगा। रीजन भी आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लेंगे बट फर्स्ट ऑथराइजेशन आना चाहिए आर्टिकल्स के थ्रू। तो आर्टिकल्स में ये लाइन लिखी होनी चाहिए, अ कंपनी, द कंपनी मे अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। ठीक है, जब तक आर्टिकल में ऐसी लाइन नहीं लिखी होगी तब तक आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करवा पाओगे। इज दिस ओके? दैट मीन्स लिखा नहीं है बट ये इम्प्लाइड है, ये हमारी समझ है और हमको समझना पड़ेगी ये बात कि अगर आपको 15 से ज्यादा पॉइंट करना है सबसे पहले आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए। मैम हमारे आर्टिकल्स में तो नहीं लिखा, इट्स ओके, उसको अमेंड कर लीजिए। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, नॉर्मली आर्टिकल्स में ऐसा नहीं लिखा होता, लेटर ऑन कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ये करवाना चाहती है, देन इन दैट केस क्या होगा, कंपनी नीड टू फर्स्ट अमेंड द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में वो लाइन इनकॉर्पोरेट होगी और उस लाइन के इम्प्लीकेशन के थ्रू क्या होगा, हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के ये करवा लेंगे। इज दिस ओके? कोई दिक्कत है अभी तक के लेक्चर में तो बताइए मुझे। छोटी छोटी बारीकियां हैं, दैट इज व्हाट डायरेक्टर चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम। छोटी छोटी बात पे वो क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, डज कंपनी नीड टू अमेंड द आर्टिकल? बच्चा रट के जाता है, मैम ने आर्टिकल्स, मैं तो पूरा नोट्स देख के गया था, वहां पे तो सिर्फ लिखा था स्पेशल रेजोल्यूशन। बाय हार्ट है मैडम मुझे? अरे वो बाय हार्ट है बट पीछे की चीज भी तो समझ आनी चाहिए ना कि फर्स्ट आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ेगा। तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। कॉपी करिए इस पोर्शन को। एंड नॉर्मली क्या होता है ना, 1% प्राइवेट में 50 से ज्यादा एक्सीड नहीं करते, पब्लिक में काम बहुत बढ़ जाता है तो जनरली ऐसा कर सकते हैं वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के यहाँ पे 15 से ज्यादा अपॉइंट हो सकते हैं। फटाफट से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देन अगली बात ये आती है कि मैम नंबर्स की बात तो ठीक है, अब बात करते हैं कि किसी पर्सन को, किसी स्पेसिफिक पर्सन को हम डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? इज इट एट देयर विल कि जब वो डायरेक्टर बनना चाहे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्टर बनने के लिए देयर आर सर्टेन क्वालिफिकेशंस मेंशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की, डायरेक्टर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे हम जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते तो हम नहीं देखते क्या क्या क्वालिफिकेशन वहां पे मेंशन्ड है, तो सेम वे डायरेक्टर के लिए अगर आप देखो क्वालिफिकेशन तो एज सच कंपनीज एक्ट में बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड नहीं है। अब मैं बहुत क्लियरली आपको ये समझा दूं, मैंने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर भी आपको सिखाया है, राइट? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हमने किया है ना, हाँ जी, सेक्शन नंबर के साथ किया है वो तो हमने ना। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के टाइम वहां पे कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिकली क्वालिफिकेशंस मेंशन थी, ऑडिटर बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए वगैरह वगैरह। यहाँ पे डायरेक्टर्स के लिए एज सच क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा मेंशन्ड नहीं है। तो कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टरशिप। ठीक है ना, कंपनीज एक्ट 2013 ऑडिटर के लिए बहुत सारे क्वालिफिकेशन मेंशन करता है स्पेसिफिकली, बट डायरेक्टर्स के लिए नहीं है। बट देन डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल
इंडिविजुअल ही डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, बात समझ में आ रही है। इंडिविजुअल के अलावा भी बहुत सारे पर्सन्स होते हैं लाइक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और बाकी सारे पर्सन्स को अगर आप लो तो ऑल दोस पर्सन्स आर नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, ओनली अ इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। ये बात क्लियर है ना सबको? हाँ जी। देखो अगर आप दूसरे पर्सन्स को अलाउ कर दोगे तो आपका वेरी पर्पस डिफीट हो जाएगा। भाई डायरेक्टर क्यों पिक्चर में आया, रीजन भी हर चीज लॉजिकली पड़ी है। डायरेक्टर पिक्चर में इसलिए आया क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, मैनेजमेंट के लिए वी नीड नेचुरल पर्सन। अब अगर आप इंडिविजुअल के अलावा बाकी जैसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बाकी सारे पर्सन्स को भी अगर आप बेसिकली डायरेक्टर बनाने लग गए तो ये लोग फिर हो गए आर्टिफिशियल पर्सन, फिर प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हुई। इसीलिए वो फर्स्ट चार्ट जब भी कोई चैप्टर करते हैं उसका बेसिक, हालांकि वो चार्ट आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, बट देन वो बेस है जहां से आगे के सारे कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हो लेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा जब मैं बात करती हूँ डायरेक्टर्स की, ऑब्वियसली मैं बात कर रही हूँ हमेशा इंडिविजुअल पर्सन की, ठीक है। तो अभी बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। एज सच बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बट दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें आपको समझ आनी चाहिए। क्या इम्प्लाइड है, ये दोनों चीजें ना लिखी नहीं है, दीज टू थिंग्स आर इम्प्लाइड। क्या इम्प्लाइड है कि डायरेक्टर के लिए एनी पर्सन जो डायरेक्टर बनना चाहता है he must have obtained director identification number, ठीक है। मैं बात करती हूँ क्वालिफिकेशन की। अगर क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर, ऑल्दो हमें डिटेल में कुछ और डिस्कस करना है, बट छोटा सा पोर्शन है मैं आपको लिखाती हूँ। जब मैं बात करती हूँ क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, क्वालिफिकेशन में दो चीजें दी हुई है। सबसे पहले पर्सन की बजाय अगर मैं इंडिविजुअल लिखूं तो भी ज्यादा ठीक रहेगा, पर्सन से या फिर आपको कंफ्यूजन आएगा। इंडिविजुअल मस्ट हैव ऑब्टेन्ड DIN, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल के पास DIN होना चाहिए। DIN इज नथिंग बट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनी जब शुरू करी थी तो हमने देखा था सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, हर किसी का नंबर रहता है, लाइक दैट डायरेक्टर के लिए भी एक नंबर स्पेसिफिक होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। किसी भी पर्सन के पास अगर डिन नहीं है तो दैट पर्सन कैन नॉट बी क्वालिफाइड टू बी एज अ डायरेक्टर। अब मैम ऐसा क्या स्पेशल है डिन में, ये कंडीशन क्यों लगा दी कि जब तक डिन नहीं होगा तब तक वो पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता। दैट मीन्स हर पर्सन जो डायरेक्टर बनना चाहता है ऑब्वियसली उसको डिन लेना पड़ेगा। देखो दो चीजें हैं, इट्स ऑल अबाउट मनी। फर्स्ट थिंग, ये जो डिन है ना इसके लिए क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर हवा से थोड़ी ना आता है। आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए बेसिक बात क्या है कि आप गवर्नमेंट को अप्लाई करो, गवर्नमेंट की वहां पे फीस लगती है, ठीक है। गवर्नमेंट आपके सारे वेरीफाई करेगी, जैसे आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, आपका रेसिडेंस प्रूफ हो गया, ये सारी चीजें गवर्नमेंट वेरीफाई करके आपको एक नंबर इशू कर देगी, दैट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इन अ वे दो चीजें है, देखो कॉइन हैज गॉट टू पार्ट्स। फर्स्ट इज आप इस तरह से समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने डिन कंपलसरी कर दिया कि हर कोई पहले सरकार को अप्लाई करो, सरकारी फीस भरो, सारे वेरिफिकेशंस कराओ, फिर जाके डिन इशू होगा। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट भी है फॉर द सिंपल रीजन कि इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के डेटाबेस में उस पर्सन की आइडेंटिटी होती है। बात समझ में आ रही है ना, गवर्नमेंट के डेटाबेस में उसकी आइडेंटिटी होगी। अब देखो किसी भी कंपनी में अगर कोई डायरेक्टर है तो दैट पर्सन इंफॉर्मेशन इज इजीली एक्सेसिबल क्योंकि गवर्नमेंट के डेटाबेस में उसकी आइडेंटिटी होगी। बहुत सिंपल सी बात है, बाहर अगर किसी को ट्रैवल करना है तो पासपोर्ट वीजा चाहिए होता है, ट्रेन में भी आप जाते हो तो आपको आईडी कार्ड चाहिए होता है कि नहीं, वही सिंपल बात है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, एक तो डिन होना चाहिए उस पर्सन के पास नहीं है। तो अब मैम डिन अगर नहीं है तो फिर रियल लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, रेक्टिफिकेशन करके यहाँ से तो पास हो जाएंगे कि हाँ जी हमारे वाला जो पर्सन है उसके पास डिन होना चाहिए, याद कर लिया, पास भी हो गए। बट आप खुद सोचिए जब आप एग्जाम क्लियर करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, वहां पे एक कंपनी बना रहे हैं, कंपनी बन गई, उसके बाद कंपनी में डायरेक्टर्स होने चाहिए। अभी आपने बोला डिन होना चाहिए, भाई तुम्हारे पास डिन होगा तभी तुम डायरेक्टर बन पाओगे। सामने वाला पर्सन बोला सर जी मेरे पास डिन नहीं है, और ये डिन क्या भला है आप ही बता दो। आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि डिन अगर नहीं है तो कैसे अप्लाई करना, हाउ टू ऑब्टेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो फिर कैसे प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है ना। इसीलिए हमारा पर्पस यहाँ पे क्लास में सिर्फ रेक्टिफिकेशन नहीं है, याद करा दूं मैं आपको कि डिन होना चाहिए, दैट्स इट।
एट द सेम टाइम मुझे आपको ये बताना भी जरूरी है कि अगर डिड नहीं है देन हाउ टू अप्लाई फॉर डिड। छोटी छोटी बारीक चीजें अगर पता होंगी प्रैक्टिस करना इजी होगा। आज नहीं सीखेंगे लाइफ लॉन्ग बेइज्जती होती रहेगी, क्लाइंट आएगा उसको हर बार बोलना पड़ेगा ठीक है भैया देख लेते हैं कल बताते हैं, ऐसे नहीं चलता है, फिर पूरा रिसर्च करें। आज ही सीख के जाइए ना कि डिन कैसे होगा। तो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको पता होगा डिन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, बट अभी क्वालिफिकेशन डिस्कस करना है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। इंडिविजुअल के पास डिन होना चाहिए प्लस ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164। should not be disqualified under 164। अभी सेक्शन 164 यानी क्या लिखा है 164 के हिसाब से डिस्क्वालीफाई होना ही नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स मुझे एनी हाउ 164 तो पढ़ना ही पड़ेगा तभी जाके ये चीज क्लियर होगी। तो सेक्शन नंबर 164 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन में स्पेसिफिकली नहीं बताया, सिर्फ ये कहा वो पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड ना हो। तो भाई डिस्क्वालिफिकेशन कभी आएगी ये भी तो समझना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो अगला सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर 164, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन नंबर 164 जो बताता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर, यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये पर्सन को डायरेक्टर नहीं बना सकते। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा क्योंकि इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है जी। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर मेंशन कहां पे है सेक्शन नंबर 164। अच्छा अब डिस्क्वालिफिकेशन में भी ना दो डिस्क्वालिफिकेशन है। दो का मतलब एक बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन और एक एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन, इसको भी हम बाइफरकेट कर लेते हैं। बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन और दूसरा हम बोल सकते हैं एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन। यानी बेसिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, बट ये एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन इन पॉइंट्स के अंदर भी अगर आप आ गए तो फाइनली आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे टू बी एज अ डायरेक्टर। एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन नोट करिए इतना। बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन, बेसिक वाले पॉइंट्स बहुत सिंपल कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इस पर्सन को हम डायरेक्टर नहीं बना सकते। सबसे पहला डायरेक्टर बनना है इट मींस वी आर सपोज टू मैनेज डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मैनेज करने के लिए अक्ल तो होनी चाहिए, कोई पागल आदमी थोड़ी ना मैनेज कर पाएगा। तो पहला पॉइंट बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन का क्या हो गया, अगर अनसाउंड माइंड है तो ये बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन में आए, ठीक है ना। यू शुड बी ऑफ साउंड माइंड। तो बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन ये बेसिकली आपका हेडिंग हो गया, ठीक है, बेसिक एंड एडिशनल। तो बेसिक में पहली बात आती है अनसाउंड माइंड। ओके बात क्लियर है। अनसाउंड माइंड है तो बेसिक डिस्क्वालीफाई, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। अच्छा दूसरी बात हमेशा आपने सुनी होगी, दो तीन पॉइंट सेम रहते हैं। इंसॉल्वेंट की मैं बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ मैं, इंसॉल्वेंट की। ना इंसॉल्वेंट के केस में ना दो कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ईदर यू आर बेसिकली डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, ठीक है, कोर्ट ने आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, हम तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे भी कोर्ट ही डिक्लेयर करती है इंसॉल्वेंट। दूसरे केस में क्या है ना, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड मान लीजिए किसी पर्सन की एप्लीकेशन जो है पेंडिंग है। अगर मैं बात करूं इंसॉल्वेंट की, तो इंसॉल्वेंट में ना दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो पर्सन ऑलरेडी मतलब डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने इंसॉल्वेंट, बात खत्म हो जाती है। एक और केस जहां पे किसी पर्सन की मान लीजिए एप्लीकेशन पेंडिंग है, एप्लीकेशन पेंडिंग कहां पे होगी, कोर्ट में। नो ही वांट्स कि उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे सो दैट लायबिलिटी से पीछा छूटे, तो उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। इन दैट केस क्या हुआ, देखो फर्स्ट इज अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, ठीक है ना, जिसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। और दूसरा क्या है, he is applied to be adjudicated as insolvent, उसने एप्लीकेशन दी है कि सर जी मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए, बट अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है, एप्लीकेशन इज पेंडिंग। बात समझ आई, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड हमारे दो पॉइंट्स हो गए, ठीक है जी। अगला पॉइंट रिलेटेड है
कन्विक्शन से, ठीक है, कन्विक्टेड के केस में ना 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्विक्टेड का मतलब जिसको जेल हो गई वो पर्सन को हम डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते। अब मुझे बताओ, मान लीजिए पुलिस से कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया, एक रात आपको जेल की हवा खानी पड़ी, इन दैट केस क्या आपका पूरा करियर स्पॉइल हो गया? क्या आप कभी डायरेक्टर नहीं बन पाओगे? ऐसा बोल दे कि एक बार जो कन्विक्टेड हो गया उसको हम जो है डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, बताइए, डोंट यू थिंक ये बहुत रिजिड हो गया? इसीलिए वहां पे बोला है कि कन्विक्शन जो होना चाहिए दैट शुड नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स, यानी कम से कम 6 महीने से या उससे ज्यादा की जेल होगी तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। छोटा मोटा कोई काम कर दिया, 1 महीना जेल के अंदर चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गवर्नमेंट भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, गवर्नमेंट बोलती है कि कम से कम 6 मंथ्स की जिसको जेल होनी चाहिए उसके केस में देखेंगे। तो कन्विक्शन में इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ्स वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अभी मान लीजिए 6 महीने से ज्यादा एक बार अगर आप अंदर चले गए तो क्या आपके लाइफ लॉन्ग राइट खत्म हो गया डायरेक्टर बनने का? नहीं। दैट केस वहां पे लाइफ लॉन्ग उन्होंने नहीं बोला, वहां पे उन्होंने बोला 5 साल बीत जाने चाहिए, ठीक है। आपका बिल्कुल हृदय परिवर्तन होने में कोर्ट ये एक्ट अज्यूम करता है 5 साल लग जाएंगे। एक बार अगर जेल की हवा खाई, अगेन कंसिडरिंग 6 मंथ से ज्यादा, इन दैट केस 5 years तक आप डायरेक्टर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। दैट मीन्स once the time period of 5 years is elapsed, you are qualified to be act as a director। ये बात समझ में आती है? तो कन्विक्शन वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, he has been convicted by court, ठीक है। whether involving moral turpitude or otherwise, it is not necessary कि moral turpitude ही involved हो, बट जो बात ध्यान रखनी वहां पे क्या है, imprisonment for not less than 6 months होना चाहिए, ठीक है, and a period of 5 years has not been elapsed, यानी एक बार जेल हुई मान लीजिए 1 साल की, 5 साल तक आप जो हो नहीं अपॉइंट हो सकते हो एज ए डायरेक्टर। गवर्नमेंट अज्यूम करती है 5 साल बीत जाएंगे, सुधर गए हो आप, नाउ यू कैन एक्ट एज अ डायरेक्टर, अब आप क्वालिफाई हो डायरेक्टर्स के लिए, ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन? बट अ पर्सन who has been convicted of any offense for imprisonment for 7 years or more, एक बार में अगर आपको 7 साल से ज्यादा की सजा हो गई, इन दैट केस लाइफ टाइम में आप कभी भी डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई नहीं होगी। बात समझ आई? यानी छोटा मोटा अगर आपने जुर्म किया, इन दैट केस सरकार आपको मौका देती है, बोलती है 5 साल बीत जाने दो फिर आप डायरेक्टर बन सकते हो। बट बड़ा अगर आपने जुर्म किया, 7 years से ज्यादा की आपकी इम्प्रिजनमेंट हो गई है, इन दैट केस लाइफ लॉन्ग डायरेक्टर बनने का सपना ही रह जाएगा, ठीक है, आप बन नहीं पाओगे। अच्छा, कन्विक्शन कन्विक्टेड के अलावा रिलेटेड बात ये और हो गई, मान लीजिए कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है, किसी कोर्ट ने, किसी ट्रिब्यूनल ने, इट इज नॉट नेसेसरी कि कोर्ट ही हो, ट्रिब्यूनल भी हो सकती है, तो किसी भी लेवल के ट्रिब्यूनल ने अगर ऑर्डर देके एक पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया है, डिस्क्वालीफाई हिम फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर, ठीक है। डिस्क्वालीफाई कैसे हुआ? disqualify by order of court or tribunal, कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर देके डिस्क्वालीफाई किया है, इन दैट केस क्या होगा, आप फिर से नहीं बन पाओगे डायरेक्टर, ठीक है, यू आर डिस्क्वालीफाइड। इसके अलावा आप एक बात समझिए, यू बीइंग द डायरेक्टर, ठीक है, हम सब जानते हैं कि डायरेक्टर्स नॉर्मली शेयर्स रखते हैं। अच्छा, मैंने ये नॉर्मली क्यों यूज किया? फॉर द सिंपल रीजन कि जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, जो मेमोरेंडम वाले पर्सन, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम जो कि डायरेक्टर बन रहे हैं, इन दैट केस मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया, ऑब्वियसली बात है शेयर लिया होगा, इसलिए मैंने नॉर्मली कहा। बट कभी कभी क्या होता है, आप आउटसाइडर पर्सन को अपॉइंट करते हो एज ए डायरेक्टर, ठीक है, एक्सपर्ट को अपॉइंट किया, इन दैट केस इट इज नॉट नेसेसरी कि वो शेयर होल्डर हो, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया नॉर्मली। तो जो 11-12 का बेसिक ज्ञान हमारे दिमाग में है ना कि डायरेक्टर का मतलब शेयर्स तो उसके पास कंपनी के होंगे ही, इट इज नॉट नेसेसरी, ये हमको आज समझ लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैं शेयर्स की बात लेकर हूँ, सपोज डायरेक्टर के पास शेयर्स हैं एंड ही इज नॉट पेड द मनी, आप लोगों से कॉल करते हो पैसा और आप खुद नहीं पैसा दे रहे हो, 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया, इन दैट केस यू आर डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। ये बात क्लियर है? समझ आ रही है? इमरजेंसी हो जाती है, मान लीजिए शुरू में नहीं पे कर पाए, बाद में कर, सबको थोड़ा टाइम तो दिया ही जाना चाहिए, इसीलिए लिखा हुआ है 6 months have elapsed, ठीक है, जब से कॉल देना था वहां से 6 months आपके elapse हो चुके हैं, फिर जाके हमने ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। तो he has not paid any calls, लिख लीजिए, not paid any calls and 6 months elapsed। कोई कंफ्यूजन?
इसके अलावा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है हम डिटेल में समझेंगे। रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, एंड कन्विक्टेड हुआ, ठीक है, उस वजह से कुछ जेल हो गई, 5 इयर्स का टाइम बीता नहीं, पिछले 5 साल में कभी भी इस टाइप का एक्ट किया, इन दैट केस क्या होगा, दैट पर्सन विल बी डिस्क्वालीफाइड एज डायरेक्टर। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे, convicted for convicted for involvement in related party transaction. In preceding 5 years. क्या लिखा हुआ है, कन्विक्टेड फॉर इन्वॉल्वमेंट इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन प्रीसीडिंग 5 years, यानी 5 साल बीत गए, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स नॉर्मली गवर्नमेंट क्या करती है, इस एक्ट के थ्रू ये अज्यूम करती है हृदय परिवर्तन में 5 साल लग जाएंगे, ठीक है, तो 5 साल बीत गए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और छोटी सी बात, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल मस्ट हैव ऑब्टेन्ड डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इंडिविजुअल के पास होना चाहिए। सपोज यहाँ पर डिन अगर वो नहीं ऑब्टेन कर पाया, मैम डिन कैसे नहीं ऑब्टेन करेगा, सरकारी फीस उसने जमा करी है, सरकार को फीस देगा, डिन तो गवर्नमेंट दे ही देगी, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स उसको वेरीफाई करती है। गवर्नमेंट अगर नहीं सेटिस्फाई हुई और गवर्नमेंट ने डिन के लिए एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, डिन नहीं अलॉट किया, इन दैट केस उस पर्सन का पत्ता तो हमेशा के लिए कट हो गया। इज दिस ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे, तो बट ऑब्वियस ही बात है, इसका लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, हैज नॉट ऑब्टेन्ड डिन, नोट्स में आपके लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत खास नहीं है। ये आपकी क्या है, बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन आ गई। कोई कंफ्यूजन, जब मैं बोलती हूँ एडिशनल यानी बेसिक के ऊपर, ये तो बेसिक बातें हो गई, ठीक है, बेसिक ये वाले पॉइंट्स अगर हैं तो आप क्या हो, डिस्क्वालीफाई। इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, एडिशनल पॉइंट्स में अगर आप आते हो दैट मींस यू आर डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर। एडिशनल पॉइंट का मतलब क्या हो गया, उसने कुछ डायरेक्टर हो तो योर ड्यूटी टू फॉलो या टू डू ऑल द कंप्लायंसेस, आपने कंप्लायंसेस नहीं किए, कंप्लायंसेस कैसे नहीं किए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या रिटर्न आपको सबमिट करना पड़ता है आरओसी को, आपने नहीं फाइल किया, नॉन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न। एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन पूछ लेते हैं, नॉन फाइलिंग, 2 पॉइंट्स है यहाँ पे, नॉन फाइलिंग ऑफ, आपको 2 चीजें फाइल करनी पड़ती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर। एक साल गड़बड़ हो गई सर, मेरे घर में किसी की डेथ हो गई तो बात अलग है, लेकिन कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक अगर आप ऐसा करते हो दैट मीन्स यू आर डिस्क्वालीफाइड। इसके अलावा आपने बहुत बड़ा डिफॉल्ट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डिबेंचर्स का, डिपॉजिट का, डिविडेंड का, किसी भी चीज का पेमेंट टाइमली नहीं किया, डिफॉल्ट किया अगर आपने पेमेंट में, इससे बड़ा गुनाह तो हो ही नहीं सकता, इसलिए लिखा हुआ है डिफॉल्ट, default in making payment of what, default in making payment of deposit, debentures, dividend, bond, जो आपको याद आ जाए, ठीक है, किसी में भी अगर डिफॉल्ट है इन दैट केस उस पर्सन को हम क्या करेंगे, उस पर्सन को हम यहाँ पे डायरेक्टर नहीं अपॉइंट करेंगे, ही इज डिस्क्वालीफाइड। सवाल ये आता है कि मैम आप ऐसे कैसे डिस्क्वालीफाई बोल रहे हो, पहले वो अपॉइंट तो होना चाहिए ना। बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, कंपनी ने डिपॉजिट्स या डिबेंचर्स इशू किए, अब अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में, इन दैट केस जो पर्सन ऑलरेडी डायरेक्टर था अब वो पर्सन हो जाएगा डिस्क्वालीफाई। मेरी बात समझ में आई? देखो लॉजिकली समझो, हमेशा अगर आप ऐसे समझोगे, मैडम ने कहा था अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का होगा तो वो डायरेक्टर के लिए डिस्क्वालीफाई होगा, वो तो नए पर्सन के लिए था ना, एग्जिस्टिंग पर्सन अगर ये क्वालिफिकेशन आए, डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स डिबेंचर्स, ऑब्वियस सी बात है कि एग्जिस्टिंग डायरेक्टर के ऊपर लग रहा है, जो पर्सन ऑलरेडी डायरेक्टर है अब उसने ऐसा डिफॉल्ट किया, इन दैट केस दैट पर्सन विल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। और ध्यान रखना है यहाँ अगर ये डिफॉल्ट आपने किया ना
अगर आप इन डिफॉल्ट्स में आते हो तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप ये बोलोगे चलिए ठीक है मैम दूसरी किसी कंपनी में तो अपॉइंट मत करिए, बट हमारी वाली जो कंपनी है उसी में रीअपॉइंट करवा दीजिए एज ए डायरेक्टर। भाई दूसरी किसी कंपनी में आप डायरेक्टर अपॉइंट मत करिए, बट मेरी जिस कंपनी में मैं ऑलरेडी डायरेक्टर हूँ वहीं पे रीअपॉइंट करवा दीजिए। इनका भी टेन्योर होता है ना, टेन्योर पूरा होने के बाद रीअपॉइंटमेंट के चांसेस होते हैं, तो रीअपॉइंटमेंट वहां करा दीजिए। तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर आप उन दोनों कंडीशंस में आते हो, एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन अगर आती है, इन दैट केस क्या होगा, आप नॉट एलिजिबल हो जाओगे, नॉट ओनली इन द सेम, नॉट ओनली इन द अदर कंपनी बट ऑल्सो इन द सेम कंपनी। तो यहाँ इन दोनों के साथ स्पेशल पॉइंट अटैच होके आता है। इम्प्लीकेशन इनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीकेशन क्या है और बुरा है, क्या बुरा है, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल एज डायरेक्टर एनी कंपनी। एक तो किसी भी कंपनी में, यानी बाकी सारी जहां पे भी डायरेक्टरशिप इनकी है वो क्या हो जाएगी, नॉट एलिजिबल हो जाएगा, नई कंपनी में मिलेगी नहीं। प्लस रीअपॉइंटमेंट इन एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वहां पे भी आपका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, डायरेक्टर के लिए क्या होता है, हर बार डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हम समझेंगे कैसे होता है, बट एग्जिस्टिंग कंपनी में भी रीअपॉइंटमेंट आपका नहीं हो पाएगा। इज दिस ओके? उस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इससे क्वेश्चंस काफी आते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जब मैं बात करती हूँ इन डिस्क्वालिफिकेशन की, यहाँ पे एनी कंपनी, व्हेन आई से एनी कंपनी इट मींस प्राइवेट पब्लिक वाला कोई चक्कर नहीं है। कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर आती है, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं बात करती हूँ डिबेंचर्स की या डिपॉजिट्स की, ये किस केस में होगा, डिबेंचर्स डिपॉजिट्स कहाँ होंगे, पब्लिक कंपनी के केस में। बच्चा याद करके जाता है एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ होगी, पब्लिक कंपनी में। ऐसा नहीं है, व्हेन आई से एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन इट मींस मैंने कहीं भी बाइफरकेशन नहीं किया है प्राइवेट और पब्लिक में। तो कोई भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी का अगर इस टाइप की डिस्क्वालिफिकेशन आती है, वहां पे सवाल करेगा एग्जामिनर, एग्जामिनर टेस्ट करता है, कैसे टेस्ट करेगा, वो पूछेगा, ये कंडीशन देगा, फिर पूछेगा बताइए मिस्टर एक्स कैन बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर, आप बोलोगे नहीं, मिस्टर एक्स को तो डायरेक्टर नहीं बना सकते। अगला सवाल वो पूछेगा, विल योर आंसर चेंज इफ द अबव कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। बात ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये पॉइंट लिखा, पब्लिक कंपनी है, एक एग्जाम्पल फ्रेम करती हूँ, XYZ पब्लिक कंपनी ने डिफॉल्ट किया है किसके पेमेंट में, डिबेंचर्स के पेमेंट में। मिस्टर एक्स बताइए क्या वो डायरेक्टर बन सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, XYZ कंपनी ने डिफॉल्ट किया, यहाँ पे क्या होगा, इन दैट केस डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगला सवाल एग्जाम में पूछेगा, will your answer will change if XYZ company is a private company, XYZ प्राइवेट लिमिटेड अगर होगी तो क्या आपका आंसर बदल जाएगा। तो आप बच्चा घबराने लगता है, सोचता है हाँ यार तब तो बदल जाएगा। रीजन बीइंग डिबेंचर्स की बात हो रही है, वो तो पब्लिक में होते हैं ना, प्राइवेट पे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्राइवेट में तो आंसर बदल जाएगा, ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड। वहां पे आप गलत हो, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, तो अगर डिस्क्वालिफिकेशन आती इन दैट केस आप प्राइवेट कंपनी के भी डायरेक्टर नहीं रहोगे। तो माय आंसर विल नॉट चेंज इवन इफ XYZ इज अ प्राइवेट कंपनी। इज दिस ओके? आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा। कम क्लियर है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाय द एंड ऑफ लेक्चर आपको कराऊंगी केस स्टडी के थ्रू, वहां पे आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस जो पास्ट में पूछे गए हैं। अभी इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इसको नोट करिए, फिर आगे करते हैं।
कितना हो गया? तो अभी तक हमने आज के लेक्चर में ये सीखा कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, ये बात क्लियर कर ली, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम के बाद क्या किया, किसी भी पर्सन की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ये भी डिस्कस कर ली। अब मान लीजिए वो क्वालिफाइड पर्सन है, डिस्क्वालिफिकेशन उस पर कोई भी नहीं अटैच हो रही है, कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आ रही, मतलब वो पर्सन क्या है, क्वालिफाई है। बट क्या क्वालिफाइड पर्सन जो है, अब ये पर्सन क्या इन नंबर ऑफ कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है? बताइए मुझे। ज्यादातर के काम ले लोगे तो किसी भी जगह पे टाइम नहीं दे पाओगे, तो इफेक्टिवली डे टू डे मैनेजमेंट आपका हैम्पर होगा। बात समझ में आई? एक इंसान अगर 10 असाइनमेंट ले ले, मान लीजिए मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अगर 10 जगह टीचिंग असाइनमेंट ले लूंगी तो अल्टीमेटली क्वालिटी क्या होगी, डिग्रेड होगी, बिकॉज मैं तक टाइम नहीं डिवोट कर पाऊंगी। सेम बात यहाँ पे एप्लीकेबल है, डायरेक्टर्स की हमने लिमिट लगा दी कि कोई एक पर्सन कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में पैसे के लिए डायरेक्टर बन गया तो टाइम नहीं दे पाएगा, अल्टीमेटली पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने देखा नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पे हमको बताया जाता है कि पर्सन, कोई भी पर्सन मैक्सिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। तो क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल कैन नॉट होल्ड मोर देन 20 डायरेक्टरशिप्स इन अ कंपनी, यानी कैन नॉट होल्ड मोर देन 20 डायरेक्टरशिप्स, यानी आप 20 से ज्यादा कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। बट सब्जेक्ट टू, एक बार तो एक्ट ने 20 बोल दिया, बट 20 के बाद कंडीशन लगा दी यार, बड़ी बड़ी ज्यादा 20, बड़ी बड़ी 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बड़ी बड़ी 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए का मतलब क्या लिखा हुआ है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन लिखी है, द अबव प्रोविजन शैल बी सब्जेक्ट टू, वो सब्जेक्ट टू को अंडरलाइन करिए, यानी 20 बोला ठीक है, बट 20 में भी ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या कंडीशन है, इंडिविजुअल कैन नॉट होल्ड डायरेक्टरशिप फॉर मोर देन 10 in public company or private company which are either holding or subsidiary of public company. That means किसी भी पब्लिक कंपनी की, किसी भी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, नॉट मोर देन 10 आपका अलाउ नहीं है। इज दिस ओके? ये बात समझ में आती है? एनी इंडिविजुअल, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट टू के केस में नंबर 10 ही है, बट क्या बोला, किसी भी पब्लिक कंपनी की, ये हमारी पब्लिक कंपनी है, ठीक है जी, पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी, फिर चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, यहाँ किससे ज्यादा होनी चाहिए, should not be more than 10. Is this okay? This is something very important. Confusion नहीं होना चाहिए आपको कि मैम ऊपर तो 20 लिखा था, यहाँ तो आपने बोला कंपनी cannot hold more than 20 डायरेक्टरशिप, दैट मीन्स 20 से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती है, नीचे आप 10 बता रही हो। तो डियर बात को समझो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि पब्लिक कंपनी की होल्डिंग, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी, होल्डिंग हो या सब्सिडरी हो, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इट शुड नॉट एक्सीड 10। ये बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? मैम अब एक अगला कंफ्यूजन आता है, मान लीजिए एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो ऑलरेडी होल्ड करता था 20 डायरेक्टरशिप, एक और जगह एक्सेप्ट कर लिया, इन दैट केस क्या होगा, क्या सारे ही जगह डायरेक्टरशिप से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा या लास्ट वाली की डायरेक्टरशिप हम नहीं मानेंगे? बताइए मुझे। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मान लीजिए आपका 20 से एक्सीड हो गया या यहाँ पे 10 से एक्सीड हो गया, इन दैट केस क्या होगा, डिसमिस कर देंगे उसको कि तुमने नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप को एक्सीड कर लिया, अब तुम डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई नहीं हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा था मैंने डिस्क्वालिफिकेशन में। ध्यान दीजिएगा, एनी पर्सन जिसकी लिमिट एक्सीड हो जाती है उसको चॉइस देते हैं, ठीक है, अपने मन से ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो भी लास्ट वाली कंपनी में तुम डायरेक्टर बने हो वो डायरेक्टरशिप नहीं मानी जाएगी। रीजन भी हमने बोला था 20 कंपनी में लास्ट वाली कंपनी का डायरेक्टर नहीं माने जाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। मान लीजिए लास्ट वाली कंपनी कोई बिग टाइकून है, वहां उसको मौका मिला तो वहां तो वो डायरेक्टर रहना चाहेगा ना। बात समझ में आई? फिर कैसे डिसाइड करें? तो वहां पे उन्होंने बहुत ही लॉजिकल सोल्यूशन दिया। क्या सोल्यूशन दिया कि जिसकी भी डायरेक्टरशिप एक्सीड करती है ना, इन दैट केस उस पर्सन को हमने चॉइस दी कि आप चूज कर लो आप कौन सी कंपनी में डायरेक्टर रहना चाहते हो, कौन सी से डायरेक्टरशिप से रेजिग्नेशन देना चाहते हो, क्योंकि 20 से ज्यादा तो आप होल्ड कर नहीं सकते हो। चॉइस उस पर्सन के पास है कि वो कौन सी कंपनी में डायरेक्टर रहना चाहता है, कौन सी में नहीं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अ इंडिविजुअल
holding directorship in more than 20 or 10 companies shall within a period of 1 year from this act has to choose companies where he wishes to continue and कहाँ वो resign करना चाहेगा। बात समझ में आई? And ultimately ये choice आपको किसको बतानी पड़ेगी? Suppose मैं आपकी कंपनी में डायरेक्टर नहीं रहना चाहती तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, प्लस माई बाप कौन है यहाँ पे? हर किसी का माई बाप है, आरओसी, तो हर इंफॉर्मेशन आपको आरओसी को तो देनी होती है। आपकी कंपनी, मुझे लगा यार मेरे पास 20-21 असाइनमेंट हो गए, अभी एक जगह तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, मोह माया थोड़ी तो छोड़नी पड़ेगी। एक जगह से आपने रिजाइन किया तो उस पर्टिकुलर कंपनी को आप इन्फॉर्म करोगे एंड एट द सेम टाइम आरओसी को भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या मैम, आज ही मैंने अगर एक्सेप्ट किया, आज रियलाइजेशन हो जाएगा, हैप्पी रियलाइजेशन कि आज मेरे असाइनमेंट 21 हो गए, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम चाहिए होता है। दैट इज वाई यहाँ पे कंपनीज एक्ट आपको 1 ईयर का टाइम देते हैं। कितना टाइम? 1 साल। वो ये बोलते हैं कि 1 साल के अंदर आप चूज कर लो, ठीक है जी। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया, अगर आपका एक्सीड हो गया कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 1 साल का टाइम है, 1 साल के अंदर चूज कर लीजिए कहाँ रखना है, कहाँ टिकना है और कहाँ छोड़ना है। अल्टीमेटली यू आर सपोज टू इन्फॉर्म टू 2 पर्सन्स, कंसर्न्ड कंपनी एज वेल एज आरओसी। ये बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? बहुत ही सिंपल बात है, 20 से ज्यादा नहीं। ऑडिट में भी आपने देखा होगा, कंपनी ऑडिटर के ऊपर भी हमने लिमिट्स लगा रखी है लाइक दैट, बट वहां जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहाँ पे इजी है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, ये जो 20 की मैं बात कर रही हूँ, 20 इंक्लूड्स ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा, सिर्फ अभी लिख लीजिए लाइन, दिस नंबर 20 इंक्लूड्स ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप्स। फिर हम डिटेल में समझेंगे कि ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप होता क्या है। फॉर द टाइमिंग आप ये लिख लीजिए प्लीज। चलिए, इतना नोट हो गया। धीरे 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 देखो बारीकियां बढ़ रही है। सबसे पहले देखा था कि कंपनी में डायरेक्टर कितने होंगे, फिर उनकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन देख ली, फिर देखा कि एक पर्सन मैक्सिमम कितनी जगह डायरेक्टर हो सकता है। अब अगली बात करते हैं, अगला जो प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम आई कि कंपनी ने ना डायरेक्टर्स को अपॉइंट तो कर लिया, बट वो लोग इंडिया में टिकते ही नहीं है, इंडिया में टिकते ही नहीं है। कंपनी इंडियन कंपनी के डायरेक्टर्स हैं बट ज्यादा बाहर रहते हैं। तो बताइए मुझे, डायरेक्टर्स अगर टाइम डिवोट नहीं करेंगे, ज्यादा बाहर रहेंगे, इन दैट केस क्या होगा? अल्टीमेटली काम इफेक्ट होगा। भाई अगर काम इफेक्ट होगा तो मुझे बताइए, कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, उस पर्टिकुलर स्टेट का डेवलपमेंट नहीं होगा, उस पर्टिकुलर कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा, ओवरऑल वो लोग जीडीपी पे कम कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को ऐसी भी चिंता सताई कि यार ये सारे लोग बाहर ज्यादा रहते हैं, बाहर इन द सेंस आउटसाइड इंडिया ज्यादा रहते हैं, दिक्कत होती है। कोई एक पर्सन तो इंडिया में होना चाहिए ना जो मैनेज करे। इज दिस ओके? कोई एक हमको रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए यहाँ पे जो मैनेज करे, ठीक है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ डायरेक्टर। रेसिडेंशियल स्टेटस, बच्चा कंफ्यूज कि मैम क्या यहाँ पे इनकम टैक्स की क्लास चला रही हैं आप जो रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा रही हैं? वहां पे ये सेपरेट चैप्टर है, इनफैक्ट फर्स्ट चैप्टर इनकम टैक्स का जो सिखाया जाता है बच्चों को, रेसिडेंशियल स्टेटस। बट ध्यान रखिए कंपनी लॉ ही पढ़ा रही हूँ आपको, डोंट वरी। सिर्फ एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे कंपलसरी कर दिया। क्या कंपलसरी किया? दैट एवरी कंपनी, आप सारे के सारे फिरंगी लोग, फिरंगी इन द सेंस यहाँ के सारे लोग अधिकतर टाइम, मैक्सिमम टाइम बाहर रहते नहीं चलेगा, एटलीस्ट 1% शुड बी देयर। इसलिए वहां पे उन्होंने बोला दैट एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर who should be resident in India। रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब मैम इंडिया में घर बार होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, या इंडिया में घर होना चाहिए? नहीं, रेसिडेंशियल स्टेटस का वही मतलब है जो इनकम टैक्स में है, इसीलिए मैंने आपको रेफरेंस दिया। क्या लिखा हुआ है? एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर who should be resident। रेसिडेंट का मतलब he should have stayed in India for a period of not less than 182 days। यानी छोटी सी बात अगर लिखें, every company must have at least का मतलब समझते हैं, एक से ज्यादा रेसिडेंट डायरेक्टर हो सकता है, बट फॉर द टाइमिंग कम से कम एक तो रेसिडेंट हो, एक तो यहाँ टिके, तो एटलीस्ट 1 रेसिडेंट डायरेक्टर। ये कंपनीज एक्ट तो इतनी सी बात कहता है कि एवरी कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 रेसिडेंट डायरेक्टर।
अब ये जो रेसिडेंट डायरेक्टर है, रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? who have stayed in India for not less than 182 days. Is this okay? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? बहुत सिंपल है. रेसिडेंशियल स्टेटस में आपने देखा हर कंपनी, एवरी कंपनी शुड हैव एटलीस्ट वन रेसिडेंट इन इंडिया. ठीक है, एक डायरेक्टर तो रेसिडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए. रेसिडेंशियल स्टेटस किसकी बात कर रही हूँ? मेंबर्स की बात नहीं कर रही हूँ डियर, मैं कर रही हूँ बात डायरेक्टर की. चलिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हुआ तो अगला वाला इंपॉर्टेंट है, दैट इज वुमेन डायरेक्टर्स. ना आज के टाइम पे जब हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं तो फीमेल वर्कफोर्स बहुत बढ़ गया. फीमेल वर्कफोर्स हमारे पास इंडिया में बहुत ज्यादा है, बट फिर भी आप देखो हर बार अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर्स वगैरह देखते हो तो रिपोर्ट आती है कि आपके जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ठीक है ना, टॉप ऑफिशियल्स में फीमेल बहुत कम है. ठीक बात बोल रही हूँ या नहीं? ठीक बात बोल रही हूँ या नहीं? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें बहुत कम फीमेल्स जा पाती हैं. रीजनिंग उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है, इसीलिए वो कभी भी जो हमारे मेन ऑफिशियल्स होते हैं उनमें नहीं आती है. ठीक है, इस बात को सबने समझा. इसीलिए आप देखो चाहे हमारा ये कॉर्पोरेट वर्ड हो, हम बिकॉज कंपनी लॉ पढ़ रहे तो हम कॉर्पोरेट वर्ड की बात करेंगे, बट दूसरे फील्ड में भी आप देख लीजिए हर जगह, इवन इन द पार्लियामेंट वो डिमांड करते हैं कि सर्टेन परसेंटेज जो है रिजर्व होना चाहिए फॉर फीमेल्स. ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इसीलिए हर जगह पे वो विमेन कोटा की बात करते हैं. ट्रेन्स में अलग होता है, हर जगह होता है मोर और लेस. तो यहाँ कॉर्पोरेट लॉ इज नॉट लेफ्ट असाइड. ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने बोला कि यार थोड़ा बहुत तो कोटा होना ही चाहिए फीमेल्स के लिए. ठीक है, अगर अपनी क्वालिफिकेशन से वो आगे बढ़ सकती हैं, बट देन पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हो नहीं पाता, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया कि हर कंपनी में फीमेल डायरेक्टर, वन वुमेन डायरेक्टर शुड बी देयर. अब अगर ऐसा बोल दे तो सोचो उस 1% कंपनी का क्या होगा. सोच के देखो, 1% कंपनी अच्छा खासा पर्सन है, मेल पर्सन, जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को लाइक करता है, इसलिए उसने शिफ्ट कर लिया कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में. अब वो अकेला ही है भाई, उसका बिजनेस अब वही डायरेक्टर होगा. अब वहां पे अगर आप ये कंडीशन लगा दो कि एटलीस्ट एक फीमेल डायरेक्टर होनी चाहिए, तो क्या डिफिकल्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा. दैट इज व्हाई वुमेन डायरेक्टर को कंपलसरी करना है, बट देन धीरे धीरे करेंगे. उन्होंने अभी ऐसा नहीं बोला कि एवरी कंपनी शुड हैव वुमेन डायरेक्टर, नहीं. फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी, उन्होंने क्लास डिफाइन कर दी कि एटलीस्ट ये कंपनी में तो फीमेल डायरेक्टर होनी ही चाहिए. बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एवरी, जैसे यहाँ पे एवरी लिखा है ना, यहाँ पे मैं एवरी वर्ड नहीं यूज करूंगी. मैं क्या बोलूंगी? फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी. सरकार ने बोला कि अभी हम एवरी पे नहीं अप्लाई कर सकते, बट ये क्लास ऑफ कंपनी जो है, बड़ी क्लास ऑफ कंपनी में तो विमेन डायरेक्टर होना ही चाहिए, सो डेट उनकी बात सुने. सो फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी, ध्यान दीजिएगा, following class of company, following class of company must appoint at least one women director. Following class of company must appoint one women director. अगला सवाल ये आता है कि मैम ये क्लास ऑफ कंपनी का क्या मतलब? आपने बोला कि इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनी में तो वुमेन डायरेक्टर होना ही चाहिए, तो क्लास ऑफ कंपनी का मतलब एग्जैक्टली मैम बताइए ना ग्राउंड लेवल पे आके कि कौन सी कंपनी. तो यहाँ पे दो बातें लिखी हुई हैं. अगर मैं क्लास ऑफ कंपनी डिस्क्राइब करूँ, ठीक है, मैं अभी डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ आपको क्लास ऑफ कंपनी का. क्लास ऑफ कंपनी की हम बात कर रहे हैं. क्लास ऑफ कंपनी को मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगी. फर्स्ट इज लिस्टेड कंपनी. इफ योर्स इज अ लिस्टेड कंपनी मतलब बड़ी है भाई, हर छोटी मोटी कंपनी तो लिस्टेड नहीं होती ना. लिस्टेड कंपनी जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे जिसके शेयर्स लिस्टेड हैं, तो दैट इज अ लिस्टेड कंपनी. बड़ी कंपनी है तो वहां पे कम से कम एक तो वुमेन डायरेक्टर होना ही चाहिए. तो लिस्टेड कंपनी को उन्होंने कंपलसरी कर दिया. दूसरा, पब्लिक कंपनी की बात करें, देखो प्राइवेट छोटी मोटी कंपनी है जिनकी प्राइवेट सेट ऑफ अफेयर्स रहते हैं, इसीलिए वहां पे उन्होंने प्राइवेट के लिए कंपलसरी नहीं किया, बट पब्लिक के लिए कंपलसरी किया. मैं ऐसा नहीं बोलूंगी पब्लिक कंपनी हैविंग, यानी ध्यान दीजिएगा, हर पब्लिक कंपनी को
हर पब्लिक कंपनी के लिए फीमेल डायरेक्टर को अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है, सर्टेन लिमिट्स लगा दी। पब्लिक कंपनी है प्लस दो चीजें अगर आपकी होती है, दोनों में से कोई भी चीज अगर आपकी होगी तो वहां पे विमेन डायरेक्टर होना चाहिए। सबसे पहले पब्लिक मतलब पब्लिक में भी बड़ी कंपनी, पब्लिक कंपनी में पेड अप कैपिटल, हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर। हमेशा दो के टर्म्स में हम बात करते हैं, दो तीन चीजें क्राइटेरिया रहते हैं, पेड अप कैपिटल हो गया, टर्नओवर हो गया, नेट वर्थ हो गया। तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन टू हमारे पास हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं। पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर, इसके अलावा टर्नओवर ऑफ ₹300 करोड़ और मोर। यानी अगर आप इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन सैटिस्फाई करो, ध्यान दीजिएगा लिस्टेड कंपनी के लिए कोई भी हमको डिटेल कोई भी फिगर देखने की जरूरत नहीं है। इफ योर्स इज अ लिस्टेड कंपनी देन इट इज मस्ट टू अपॉइंट एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर। अगर पब्लिक कंपनी की मैं बात करूं तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा that every public company should have at least 1 women director, नहीं, हर पब्लिक कंपनी में फीमेल डायरेक्टर होना चाहिए नहीं। पब्लिक कंपनी में भी अगर आपकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है या फिर टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, then in that case you must appoint a women director। दोनों में ध्यान दीजिएगा, और लिखा हुआ है, every word is important। बच्चा ना ये याद करके जाएगी दोनों चीजें सेटिस्फाई होंगी, नहीं, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, कॉन्जिक्यूटिवली नहीं लिखा है और लिखा है ऑल्टरनेट है, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो रही है, इन दैट केस क्या होगा, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो आपको विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। इज दिस ओके? प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो पूछेंगे XYZ कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 125 करोड़, ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम मैक्सिमम सब बता देगा आपको। बताइए क्या कोई डिफॉल्ट है? ये आपको क्लिक होना चाहिए, आप ये पढ़ लोगे मिनिमम ठीक है मैक्सिमम ठीक है, अपने आप क्लिक होना चाहिए कि यार XYZ कंपनी जिसके 125 करोड़ की कैपिटल है वहां पे तो वुमेन डायरेक्टर होना ही चाहिए। तो वहां पे लिखो यस कंपनी हैज डिफॉल्टेड, कहाँ पे एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे तो बताइए मुझे। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, विमेन एम्पावरमेंट, फीमेल्स को आगे ले जाने के लिए ये स्टेप वहां पे उनको लेना पड़ा, ठीक है। अच्छा मैम, अब छोटे छोटे सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, ये जो फिगर्स हैं 100 करोड़ और मोर, 300 करोड़ और मोर, ये लिमिट कब चेक करनी है? ये लिमिट कब चेक करनी है मैडम? बहुत सिंपल सी बात है, ये जो लिमिट्स होंगी ये आप लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल्स की देखोगे, ठीक है। ये जो लिमिट्स है ना, ये लिमिट्स कब देखनी है आपको? ये लिमिट्स आपको वेरीफाई करनी है लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से, ठीक है। छोटी छोटी बात वहां पे लिखनी पड़ती है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए लिखा क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो आप अपने हिसाब से फिगर कम या ज्यादा कर सकते हो, ऑडिटेड का मतलब वो फिगर जिसपे हम रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से अगर आपकी लिमिट एक्सीड होती है देन इन दैट केस यू आर सपोज्ड टू अपॉइंट अ विमेन डायरेक्टर। मैम मान लीजिए शुरुआत में हम इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे, धीरे धीरे हमारा बिजनेस बढ़ा, कैपिटल बढ़ी, टर्नओवर बढ़ा एंड वी फॉल इन दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया। हमने देखा लिमिट एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल्स लिमिट एक्सीड हो रही है, वी आर सपोज्ड टू अपॉइंट अ विमेन डायरेक्टर। अब सवाल ये आता है कि मैम कितने टाइम में करेंगे? क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, शुड आस्क मी कि मैम अगर पहले नहीं था बाद में अगर ये इस क्राइटेरिया में आ गया, इन दैट केस कितने टाइम में उसको अपॉइंट करना पड़ेगा? तो उसका जवाब ये है 6 मंथ्स, 6 महीने का टाइम आपके पास। एक बार अगर आप ये लिमिट को टच करते हो, ठीक है, इन दैट केस आप, या फिर मान लीजिए लिस्टेड कंपनी, जरूरी है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होते लिस्टेड हो जाती है? नहीं ना, एक बिजनेस आइडिया था, आपने कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में उसको कन्वर्ट किया, अच्छा कर रहे हो, धीरे 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 आगे बढ़े, फिर आपने सोचा चलो यार ठीक है हमारा काम इतना चल रहा है, व्हाई नॉट हम लिस्ट करा ले अपने शेयर्स को। आप अपने शेयर्स को लिस्ट करा लिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तो आप लिस्टेड कंपनी हो गए। जिस दिन लिस्टेड कंपनी बनी क्या उसी दिन फीमेल डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेंगे? इतना आसान है करना? नहीं, चीजों में टाइम लगता है, इसीलिए सरकार ये बोलती है, गवर्नमेंट ने हमको इस एक्ट के थ्रू 6 मंथ्स का टाइम दिया है।
तो जब भी आपके ऊपर ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो, वहां से लगा के 6 मंथ्स में आप एक विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर लीजिए। इज दिस ओके? पक्का? कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन? अब लोग इतने स्मार्ट होते हैं ना, पीपल ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ द लूप होल्स। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंपनी में क्या हुआ, ये लिमिट्स टच हो गई या फिर लिस्टेड कंपनी हो गई। अब उन्होंने या तो लिस्टिंग करा ली अपने शेयर्स की या लिमिट में आ गए। अब सोचा यार अब तो फीमेल डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा ना। कोई मिस्टर को फीमेल से बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, वो बोलता है यार फीमेल्स अच्छा काम नहीं करती है, क्यों फीमेल डायरेक्टर को अपॉइंट करें? मैं मेरी बेटी को अपॉइंट नहीं करना चाहूंगा, बेटे को अपॉइंट करना चाहूंगा। ओके, सवाल ये आता है कि यहाँ पे एक्ट ने तो बोल दिया कंपलसरी। कंपलसरी क्या बोला? फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी मस्ट अपॉइंट एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर, यानी अपॉइंट तो करना ही पड़ेगा। नहीं अपॉइंट किया तो क्या होगा? कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या किया ना, खोपड़ी चलाई अपनी, ठीक है, जुगाड़ लगाई। क्या जुगाड़ लगाई? कुछ लोगों ने इसे जुगाड़ लगाई कि ठीक है यार अगर ये लिमिट्स टच होती हैं या हम इस क्राइटेरिया में आते तो अपॉइंट कर लेते हैं एक बार, लेटर हम उससे रिजाइन करवा लेंगे या कुछ और सेटिंग बिठाएंगे, अल्टीमेटली वेकेंट करा लेंगे उससे ऑफिस। ठीक है, अब अगर एक बार वैकेंसी क्रिएट हुई उसको वापस से भरेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ? आपने बोला था अपॉइंट करना है, सर हमने अपॉइंट तो कर दिया, यू सेड ना कि अपॉइंट करना है, अपॉइंट हमने कर दिया, बट अगर सामने वाले ने रिजाइन कर दिया या और कोई इशू हो गया, अल्टीमेटली वैकेंसी है ऑफिस में, तो फिर आपका पर्पस सॉल्व हो गया? किसी को विमेन डायरेक्टर से इतनी प्रॉब्लम है तो इसीलिए एक्ट ने बोला कि देखो ये लाइन लिखी है तो लोग अपॉइंट तो कर लेंगे, बट कल दिन मान लीजिए उसने छोड़ दिया या कुछ और होगा, वैकेंसी हो गई, अगर उसको फिल करने को नहीं बोलेंगे तो लोग फिल नहीं करेंगे। पीपल आर वेरी श्रूड, इसीलिए एक्ट को जो है ना ये सारे लूप होल्स हैं। अब इसीलिए एक्ट को बाद में क्या है, अमेंडमेंट्स को सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। तो एक्ट ने क्या लिखा यहाँ पे? एक्ट ने लिखा कि मान लीजिए वैकेंसी है, कोई वैकेंसी अगर होती है विमेन डायरेक्टर के ऑफिस में, क्या लिखा हुआ है? एनी इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ अ विमेन डायरेक्टर शैल बी फिल्ड बाय। अगर कोई वैकेंसी है तो उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड को बोला तुम फिल कर देना। अभी बोर्ड एकदम आराम से बैठा है, 2 साल बीत गए, कोई चिंता ही नहीं है, सर आपने बोला था फिल करने का, देख रहे हैं अभी कोई फीमेल समझ ही नहीं आई, तो ऐसा नहीं चलेगा। वहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा कि अगर कोई वैकेंसी क्रिएट होती है तो आपको वैकेंसी फिलअप करनी पड़ेगी। ठीक है, वैकेंसी शुड बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी। अभी एट द अर्लीस्ट बोलेंगे, बोर्ड बोलेगा सर हम कर तो रहे हैं जल्दी, और कितना जल्दी करें? तो वहां पे आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि इमीडिएट बोर्ड मीटिंग में होने चाहिए, या तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में कर दीजिए या फिर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी। ठीक है, whichever is earlier। छोटी छोटी बातें, अगर कोई वैकेंसी हुई है तो या तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या फिर इन द 3 मंथ्स, तीनों में जो पहले पड़ जाएगा आप वहां पे वैकेंसी वापस से फिलअप करोगे। इज दिस ओके? ये बात समझ में आती है? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? तो देखिए छोटी छोटी चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमको ये समझना जरूरी है। सिर्फ लिख देने से नहीं चलता ना, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए बोला अपॉइंटमेंट का बोला है तो फाइनली जाके अपॉइंटमेंट करेंगे लोग। अभी अपॉइंटमेंट के बाद भी हम चाहते हैं आगे कि वो कंटिन्यू रहे वुमेन डायरेक्टर, इसीलिए अगर कोई वैकेंसी है तो उसको फिलअप करने के भी प्रोविजंस उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिए हैं। कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो आज के लेक्चर हमारा बेसिक लेक्चर था डायरेक्टर का, जहाँ पे हमने सबसे पहले कवर अप किया नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, पहले डायरेक्टर की जरूरत क्या है, फिर नंबर देख लिया मिनिमम मैक्सिमम, उसके बाद किसी एक पर्सन को कितनी डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन प्लस दिस वुमेन डायरेक्टर एंड रेसिडेंट। तो ये हमारे मोटा मोटी टाइप्स हो गए। अब सिर्फ आपका इस कैटेगरी में एक बचा स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। ठीक है, अगर वो और कर लेंगे उसके बाद हमारा सिंपल स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कैसे करते हैं और उनका रेजिग्नेशन कैसे होता है। ये दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट वी विल डू in the next lecture. चलिए, that's it for the day. Thank you.